ओके, ये इस पेपर का नाम है आपका AEC1, मतलब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। AEC1 एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 1। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ योर इलेक्टिव पेपर फॉर सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 2 में ये इलेक्टिव पेपर है आपके लिए, और ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है आपका। ओके, जैसे अगर हिस्ट्री के कोई स्टूडेंट होंगे या साइंस में जूलॉजी के कोई स्टूडेंट होंगे, तो यह उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव आएगा आपका 4th सेमेस्टर में। ओके, हियर दिस इलेक्टिव इज नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बट दिस इलेक्टिव इज कंपल्सरी। लेकिन क्वालिफाइंग, मतलब आप सिर्फ इसको पास कर जाइए, लेकिन जरूर से पास कीजिए, नहीं तो रिजल्ट आपका विथेल्ड हो जाएगा। ओके, आ रही है आवाज मेरी? कर रहा है। शांत कर दी। आ रही है मेरी आवाज सब लोगों तक? जी सर। सर ठीक है, तो इस AEC में एक देयर इज ए बास्केट, मतलब बहुत सारे कोर्स हैं, ऑप्शंस, जिसमें यौगिक साइंस भी है, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ है पेपर। सो आउट ऑफ दिस वी हैव सेलेक्टेड okay this paper as AEC1 for you to learn, okay, for you to fulfill the requirement of this part। इसको कहते हैं to fulfill the partial requirement of this degree course, of this PG degree course। उस PG डिग्री कोर्स के फुलफिलमेंट के लिए, उस रिक्वायरमेंट के फुलफिलमेंट करने के लिए यह कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको इस कोर्स को जरूर से पास करना है, और साथ ही साथ ये कंपलसरी है, क्योंकि जरूर से पास करना है आपको। ओके, और रिजल्ट में काउंट नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए क्वालिफाइंग है। और इस पेपर में आपको 100 मार्क्स है, जिसमें से 50 मार्क्स इज फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो लास्ट में एग्जामिनेशन होता है, जिसको आप एक्सटर्नल कहते हैं। ओके, एंड CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ओके, ये हो गया इंटरनल आपका 50 मार्क्स का, दोनों इक्वल है। तो इस 50 मार्क्स में आपको जो इंटरनल का 50 मार्क्स है, इसमें क्या आपको करना है? पहले तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है, ये तो जो पढ़ोगे आप, ये सिलेबस या पढ़ाया जाएगा आपको, इसमें एक्सटर्नल भी आपका कवर होगा, जो मार्क्स आएंगे, और इंटरनल के भी सवाल इसी से पूछे जाएंगे। इंटरनल में क्या पूछा जाएगा आपसे? आपको क्या दिया जाएगा? इंटरनल में असाइनमेंट भी दिया जाता है। ओके, याद हो अगर आपको सेमेस्टर 1 में स्वच्छ भारत अभियान किए थे, उसमें असाइनमेंट था सर, है ना? तो ये असाइनमेंट, ये 8 असाइनमेंट में से कोई एक असाइनमेंट आप अपने पसंद से कोई बना सकते हो, तब वो असाइनमेंट का मार्क्स, क्योंकि ये 50 मार्क्स का ब्रेकअप है इस तरह कि उसमें 2 इंटरनल एग्जाम होंगे आपके। ओके, 15 मार्क्स इस 30 मार्क्स, शायद थोड़ा भूल रहा हूँ उसका ब्रेकअप, इसी तरह से है 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 30 मार्क्स, और आपका हो गया असाइनमेंट का मार्क्स, और क्लास रिकॉर्ड, फिर आपका क्लास रिकॉर्ड मतलब अटेंडेंस, असाइनमेंट का मार्क, और वाइवा। ओके, सब मिला के 50 नंबर इंटरनल में। समझ में आया? नाम क्या है पेपर का? एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। कोड क्या है? AEC1। ओके, समझ में आया? आगे चले? यस सर। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरोगे, जिसमें आप सारे कोर्स भरते हो, और उस समय ध्यान रखना कोर्स कोड AEC1 और कोर्स टाइटल जो है एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, क्योंकि इस कोर्स कोड का AEC1 का कई सारे कोर्सेज और हैं, उन सारे कोर्सेज में से ये एक चुना गया है। जैसे संस्कृत वालों ने यौगिक साइंस चुना है,
ओके। और बाकी सब आर्ट्स वालों ने और साइंस डिपार्टमेंट वालों ने सब मिलके एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे कोर्स टाइटल आपका करेक्टली फिल्ड हो और कोर्स कोड भी करेक्टली फिल्ड हो। करेक्ट, आगे चलें। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कोर्स। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस कोर्स में बेसिकली पढ़ना क्या है आपको। टाइटल क्या है, एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज, मतलब एनवायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं और कुछ पॉलिसी बनाए गए हैं। ठीक, तो इससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पेपर, okay, that you have to go through. So first of all you have to learn about the environment first. एनवायरमेंट पहले आप समझोगे, उसके बाद एनवायरमेंट के लिए जो लॉ एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ताकि पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर लॉ एंड पॉलिसी नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे मान लो कि पॉलिसी नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री में कि जंगलों को बचाया जाए, पेड़ों को काटना गैर कानूनी है, जंगल काटना गैर कानूनी है, अगर ये पॉलिसी लॉ नहीं हो उस कंट्री में, उस रीजन में, या जो जिसके सॉवरेनिटी में वो एरिया आता है, ऐसा रूल अप्लाई नहीं किया हुआ हो उस रीजन में, क्या होगा, जंगलों का विनाश हो जाएगा उस एरिया से। फिर पब्लिक मनमाने तरीके से लकड़ियों को काटेंगे। ओके, एंड दिस हैज हैपेंड इन अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील में भी हो रहा है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का अंधाधुंध कटाई हो रहा है। ऑल्दो लॉ एंड पॉलिसी इज देयर, बट जैसे इंडिया में है काफी सारा लॉ एंड पॉलिसी होने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से ये लॉ एंड पॉलिसी का पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप लोगों में से कौन कौन किस किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, एक बार मुझे बता देंगे। जूलॉजी के तो जो है मैं पहचान रहा हूँ, और कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं अभी? इंग्लिश, हिंदी ऑनर्स सर। हिंदी भी है सर, हिंदी सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट। अच्छा, ऑनर्स। सर मेरा भी हिंदी ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स है। ऑनर्स क्यों बोलते हो, ग्रेजुएशन में हो क्या? नहीं सर, आप लोग पीजी में आ चुके हो, अभी तक नहीं पता चला क्या? ऑनर्स क्यों बोलते हो? नहीं सर, हिंदी है सब्जेक्ट सर। हिंदी सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं सर। ओके, सेमेस्टर हो आप, ये मुझे पता है। अच्छा, हिंदी के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस का कोई है? एनीबॉडी? एनीबॉडी फ्रॉम साइकोलॉजी? नो वन। तो सारे जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो नए नए हैं वो सब हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, और कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश, इंग्लिश के। ओके, इंग्लिश ठीक है। आप लोग अपने क्लास ओके अपने क्लास में बताओगे कि क्लासेस शुरू हो गए हैं। ओके, ठीक है, कोई नहीं, जिनका अगर छूटेगा तो फिर उन्हीं को नुकसान होगा, वैसे रिकॉर्डिंग है रहेगा। ओके, चलो, तो इसमें हमको पढ़ना है लॉ एंड पॉलिसी विच प्लेज ए मेजर रोल। लॉ एंड पॉलिसी जो मेजर रोल, नहीं तो पब्लिक मनमाना आचरण करेगा, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता है, पैसा के लिए वो जंगल काट के बेच देगा। लॉ एंड पॉलिसी प्लेज ए मेजर रोल इन द कंजर्वेशन, बचाने के लिए किसको, एनवायरमेंट को, एंड मैनेजमेंट, बचाने के बाद उसके रख रखाव के लिए, एनवायरमेंट, जंगलों का किस तरह से रख रखाव किया जाना चाहिए, अभयारण्य का किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, जंतु अभयारण्य है, प्राणी उद्यान है, इस तरह से सब उनका किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर कोई माइनिंग है, जैसे अभी बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
नदियों के किनारे से रेत का उत्खनन। सरकार ने सीमा तय रखी है, कर रखी है, लेकिन अंधाधुंध रेत की खुदाई होती है। इससे क्या होगा एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट आगे चल करके? यह रेत ही जो है बाढ़ की विभीषिका से आपको, सिर्फ रेत ही नहीं, पेड़ पौधे भी बचाते हैं, ये बाढ़ की विभीषिका से आपको बचाते हैं। रेत, जिस तट पर रेत नहीं होगा वहां पर मिट्टी की कटाई होगी, तो ये फिर कटाव होगा। ओके, और ये रेत तो हजारों साल की प्रक्रिया के द्वारा बना है, नदियों के प्रवाह से। आप उसको उठा करके अंधाधुंध खन करके आप उसको कंस्ट्रक्शन में लगा दिए डेवलपमेंट के नाम पर, एक दिन क्या होगा, काट के ले जाएगा सब धारा। ओके, तो इस तरह से हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, बिहार के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बालू है, नेचुरल रिसोर्स है वो भी। ओके, झारखंड के लिए नेचुरल रिसोर्स क्या है, कोयला है। ओके, नेचुरल रिसोर्स है, भले उसको जमीन के अंदर से निकालना पड़ा। ओके, फ्री में मिला हुआ है वहां के लोगों को, कोई फैक्ट्री में बनाना नहीं पड़ा, जस्ट उसको खनन करके उसको निकालना है और उसको यूज करना है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इस नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, और उस नेचुरल रिसोर्सेज से जो कमाई हो वो सब लीगल होना चाहिए और देश के निर्माण के काम आना चाहिए वो उससे, क्योंकि वो 100% कमाई होता है नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लगा नहीं, कोई रॉ मटेरियल, जस्ट निकाले और उसका प्रोडक्टिव वैल्यू है। जैसे क्रूड ऑयल जस्ट निकाला, उसका एक बहुत बड़ा वैल्यू है। ओके, कोल निकाला, उसका एक वैल्यू है। आयरन निकला, उसका भी बहुत बड़ा वैल्यू है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज पोल्यूशन कंट्रोल। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी कंजर्वेशन लॉ और मैनेजमेंट की जरूरत है, और पॉल्यूशन कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, यानी मैन मेड सब्सटेंसेज एंड मैनली एक्टिविटीज, जो आदमियों द्वारा हरकत किया जा रहा है, उसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, मैनली एक्टिविटीज वर्ड ठीक नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, तो इस कोई एक आदमी ज्यादा पॉल्यूशन ना बढ़ा दे, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ज्यादा पॉल्यूट ना कर दे अपने एरिया को। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गाड़ी कोई ज्यादा धुआं ना छोड़े तो उसके लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है। इंडस्ट्री का चिमनी ज्यादा धुआं ना छोड़े तो उसका अलग क्लियरेंस है। ओके, तो इस तरह से इवन जमीन पर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट है, लैंड पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का। आपका जो इंडस्ट्री लगाए उसमें पानी का खपत जो होगा, उस पानी को क्या करते हैं आप, डायरेक्ट बाहर जमीन में बहा देते हैं या नदी में बहा देते हैं, या उसको आप फिर से प्यूरिफाई, उसको साफ करके उसको ट्रीट करके आप वाटर बॉडी में छोड़ते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो काफी विषैले होते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं। उनको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो उस एनवायरनमेंट में हर जगह इकोसिस्टम है। जहां भी आप पद चिन्ह रखते हो वहां भी एक छोटा इकोसिस्टम है। ओके, उस मिट्टी के नीचे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। ओके, बैक्टीरिया को उससे कुछ बड़े वाले खा रहे हैं, उसके बड़े वाले को कुछ और उससे बड़े वाले खा रहे हैं। इफ यू लुक केयरफुली, तो जहां भी ये जिस भी एरिया में ये डिस्चार्ज करेगा विदाउट पॉलिसी, अगर कोई इस तरह से अनट्रीटेड सीवेज वाटर या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, तो इसकी वजह से वो लोकल एरिया का लैंड वाटर और एयर भी पॉल्यूट हो सकता है। तो उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सब लॉ एंड पॉलिसीज हैं इसमें। And this course intends to introduce the students to the vast field of environmental law and policy. Vast field है ये, क्योंकि law itself is a vast field. समझ में आ रहा बात? 1 second. The course would be divided into 3 broad areas. अब देखिए सिलेबस दिख रहा है आपको? Okay, this is your syllabus consisting of unit 1, 2, 3, 4 and 5. दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. हिंदी और बाकी विषय वालों को समझने में दिक्कत हो रही है क्या?
नो नहीं सर। कैच कर लोगे ना, क्योंकि थोड़ा ये इंग्लिश वगैरह ज्यादा रहेगा। ओके, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने का। ओके, तो आप देखिए ये 3 एरिया में बटा हुआ है सिलेबस, लेकिन यूनिट कितना है? 5 है। ठीक है, कहने का मतलब इस 5 यूनिट को 3 ब्रॉड एरिया में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट वन इज ये ए हो गया, पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, और पार्ट बी में ये बहुत तरह के ये जो लॉ हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एयर लॉ, वाटर लॉ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये पार्ट बी के हिस्से हैं। यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक, और पार्ट सी जो है वो यूनिट 5 है। यूनिट 5 इज पार्ट सी। समझ में आया? पार्ट ए आपका हो गया यूनिट 1, पार्ट बी इज यूनिट 2। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लिखा हुआ, आप समझ जाओ। समझ में आ गया ये चीज? अब ठीक है ना? ये पार्ट बी यूनिट 2, 3 एंड 4, पार्ट ए यूनिट 1, पार्ट सी इज यूनिट 5। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ओके, नाउ सी वन बाय वन। पहले हम लोग पार्ट ए को कवर करेंगे, यानी यूनिट 1, जिसमें है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। ओके, और कंपोनेंट्स इसके क्या है, इस यह एनवायरमेंट्स के क्या क्या अवयव हैं, किन चीजों से यह एनवायरमेंट बना हुआ है, पर्यावरण किन चीजों से बना हुआ है। ओके, तो पहले इसका डेफिनेशन एनवायरमेंट का और एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसी इंट्रोडक्शन में एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंटल डिबेट्स। ओके, यानी ये दोनों का 36 का आंकड़ा है। जो भी कंट्री या सोसाइटी इसको बैलेंस बना लेता है वो डेवलप हो जाता है, यानी एनवायरमेंट का बिना नुकसान किए हुए डेवलपमेंट करे। बहुत सी सोसाइटी है, बहुत से कंट्री ऐसा करते हैं। ठीक है, वो अपने लोकल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, आपको दिखेगा काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज काफी स्वच्छ सुंदर आपको सब लगा हुआ मिलेगा। दे प्रोटेक्ट देयर एनवायरमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, बदले में धुआं भी बहुत छोड़ते हैं। बस सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वही करते हैं, अमेरिका और यूरोप वाले। ओके, तो ये एक इनके इनके भी 36 का आंकड़ा है, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब ज्यादा बिल्डिंग ज्यादा गाड़ी, तो ज्यादा बिल्डिंग ज्यादा गाड़ी होगा तो पर्यावरण का नुकसान होगा। क्या क्या इवेंट इससे ट्रिगर होते हैं ये भी देखेंगे। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है, ये भी देखेंगे। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एसडीजीज और इंडक्शन टू एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, ये कब से शुरू हुआ, पर इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या ऐड हुए इसमें कंपोनेंट्स एनवायरमेंट में, ये सब हम लोग यूनिट 1 में वी विल सी। सो इन दिस व्हाट इट सेज दैट this course would be divided into 3 broad areas. The first part would cover the basic concepts and principles of environmental law, yani unit 1. This would include part 1, unit 1 will include judicial precedents, which now forms an essential part of environmental jurisprudence. Okay, तो इसका आप मतलब समझिए क्या होता है। जुडिशियल प्रीसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? जुडिशियल एक टर्म है, ये जुडिशियल प्रीसिडेंट। ठीक है, जुडिशियल प्रीसिडेंट कहते हैं, थोड़ा कुछ कुछ टफ टर्म आएगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
जुडिशियल प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये डिसीजंस हैं, ओके, यानी न्यायिक प्रक्रिया में ये सब क्या कह सकते हैं, आदेश हैं, ठीक है, पारित आदेश हैं प्रेसिडेंट, जो कि पहले हो चुके हैं। उसी से मिलता जुलता मामला पहले भी कभी दायर हुआ होगा, तो उस मामले में क्या निर्णय दिया गया, ओके, तो उसी निर्णय को देख करके फिर बाद में अगर इसी से मिलता जुलता कोई केस आएगा तो उस मामले में क्या हुआ था उसको देखते हुए उसके आलोक में ये इस दूसरे वाले जो बाद में आया हुआ जो लीगल प्रोसेस है उसमें भी वो फॉलो किया जाएगा, दैट स्टेटमेंट और या प्रोसेस, ओके। तो यही है जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है या डिसीजन इसको कह लीजिए, इज ए प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड बाय द जजेस टू टेक द डिसीजंस, ओके। और इसमें क्या होता है, इन जुडिशियल प्रेसिडेंट द डिसीजन इज टेकन बाय फॉलोइंग सिमिलर केसेस हैपेंड इन द पास्ट, देयरफॉर जुडिशियल डिसीजन इज बेस्ड ऑन, इसमें प्रेसिडेंट क्योंकि जो कि पहले हुआ है वो केस इज बेस्ड ऑन, इसको बोलते हैं स्टेयर डिसीसिस भी जुडिशियल टर्म है, ओके। और स्टेयर डिसीसिस का मतलब होता है स्टैंड बाय द डिसीजन ऑलरेडी मेड, यानी उस डिसीजन के साथ आप खड़े रहिए या उस डिसीजन पर आइए जो कि पहले भी लिया जा चुका है सिमिलर केस में, सेम डिसीजन लीजिए, ओके। कोई कुछ पूछ रहा है क्या चैट में? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? साक्षी तानिया हैज रिटन केमिस्ट्री। Who is साक्षी? यस सर, मतलब सब्जेक्ट है मेरा केमिस्ट्री। अच्छा, आपका केमिस्ट्री, अच्छा, सॉरी सॉरी, केमिस्ट्री। आलोक कुमार भी केमिस्ट्री, ओके, ठीक। चलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जहां समझ में नहीं आएगा आप मुझे पूछोगे, ओके। तो ये टफ वर्ड है, इसमें लॉ का बात आएगा तो ये सब आप टर्मिनोलॉजी को आपको समझ लीजिए। जैसे प्रेसिडेंट हुआ, पहले वाले जो डिसीजन हुए वो प्रेसिडेंट्स हो गए इसमें, और which now forms an essential part of environmental jurisprudence। तो एक तो कानून, पॉलिसी है, लॉ एंड पॉलिसी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, हमारे पास पहले के केस स्टडीज हैं जिसमें सिमिलर केसेस में क्या निर्णय दिया गया था, ओके, ये कौन सा धारा लगाया गया, कौन सा सेक्शन लगाया गया, क्या दलील पेश किया गया, डिसीजन लास्ट में जज ने किस तरफ का दिया, तो उसको देखते हुए उसके आलोक में, तो इसलिए ये जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। यानी इस एनवायरमेंटल लॉ का जो साइंस है ये एक अलग तरह का लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ, ओके, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस होता है लीगल सिस्टम एक तरह से, लेकिन इस लीगल सिस्टम के अंग क्या क्या है? एक तो लीगल सिस्टम का थ्योरी, यानी उसका कानून, म्यूट करो यार, यानी संविधान जिसके आधार पर वो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, कानून, धाराएं, सॉरी, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ लॉ, और जो इसके इंस्ट्रूमेंट है जो इसको एडमिनिस्टर करते हैं लॉ को, और जस्टिस को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जस्टिस को जो देते हैं, ओके, कौन है वो? कोर्ट और ट्रायल सिस्टम। तो यह जो है यही जुरिस्प्रूडेंस का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जुरिस्प्रूडेंस जो है एक्चुअली उसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, स्किल ऑफ लॉ या साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसकी वजह से पहले वाले जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की वजह से और जो एग्जिस्टिंग लॉ एंड पॉलिसीज हैं जो टाइम टू टाइम अमेंड होते रहने चाहिए या होते भी हैं, ओके, बदलते हैं, मॉडिफाई होते हैं, प्लस पहले वाले जो डिसीजन दिए हुए हैं वो सब मिलकर के क्या बनाए? इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस, मतलब एनवायरमेंटल लॉ, साइंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, इस तरह कर सकते हैं,
ठीक है, साइंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ का एक अलग साइंस है, उसको ये सब मिलकर के बनाए। ओके, सेकेंड पार्ट जो है इस सिलेबस का, ये कह रहा है द सेकेंड पार्ट वुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल्स ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉज, यानी बायो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉज आर इन यूनिट 2। ठीक, सेकेंड बायोडाइवर्सिटी लॉज। उसके बाद एयर एंड वाटर रिलेटेड लॉज, एयर एंड वाटर रिलेटेड लॉज आर यूनिट 3। ओके, उसके बाद एयर एंड वाटर रिलेटेड लॉज, उसके बाद इंक्लूडिंग मेगा प्रोजेक्ट्स एंड मरीन लॉज, मेगा प्रोजेक्ट्स एंड मरीन लॉज आर इन यूनिट 4। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स, इसमें मरीन लॉ है, मरीन लॉज ऑफ इंडिया एंड मेगा प्रोजेक्ट्स भी इसी में है। तो ये 2, 3, 4 हो गए आपके पार्ट बी ऑफ दिस सिलेबस। सर मेगा प्रोजेक्ट क्या? क्या बोलते हैं? मेगा मेगा प्रोजेक्ट क्या है सर? मेगा प्रोजेक्ट जैसे अब टाइगर को बचाने का अभियान, अगर टाइगर को ना बचाया जाए तो टाइगर खत्म हो जाएगा। एंड दिस हैज बीन, मतलब वेस्टर्न मीडिया में आपको जान के हैरानी होगी कि वहां पर लोग ये बताते हैं कि अगर आपको टाइगर देखना है तो 20 साल टाइम है, इंडिया जाके देख लीजिए लाइव टाइगर, उसके बाद टाइगर नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि टाइगर की संख्या कम होते होते इतनी कम हो गई है कि अब उनके पॉपुलेशन को, जो जेनेटिक्स पढ़े होंगे, जूलॉजी, वो समझ जाएंगे इस बात को कि उस स्पीसीज के इंडिविजुअल मेंबर्स इतने कम हो गए हैं। समझ गए? तो जब इंडिविजुअल मेंबर्स कम हो गया तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी जो है बहुत कम हो गई। तो उनके जो बच्चे होंगे, चूंकि अब दे आर पेरेंट्स, माता पिता जो होंगे टाइगर के, जो बच्चे होंगे, उनके माता पिता के बीच में जेनेटिक डिस्टेंस जो है बहुत ही कम होगा। वो हो सकते हैं कजिन हो आपस में। जितना जेनेटिक डिस्टेंस कम होता है उतना ही ज्यादा कम जेनेटिक वेरिएबिलिटी होने की वजह से उतनी ही कम वायबिलिटी भी हो जाती है। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है श्रिंक हो जाता है और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है कि जहां से देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो एक दिन एक्सटिंक्ट होना है टाइगर को, कोई बचा नहीं। भले आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट करके, बढ़ा करके, पॉपुलेशन करके, इंटरब्रीडिंग करके 1000 से 1500 कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, ओके, लेकिन क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस हो गया है, जंगल ही चले गए, उनका खाना चला गया है जंगल में, फिर हर्बीवोर्स जो घास खाने वाले जानवर हैं उनकी संख्या कम हो गई। ठीक है, तो अब सिर्फ क्या है कि कुछ पॉकेट्स बचे हैं इन कंट्री में, छोटा छोटा स्मॉल पॉकेट है, छोटा नहीं कह सकते, बड़ा उस हेक्टेयर में है, इन 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में उसका एरिया है। काजीरंगा, रणथंभौर, इस तरह से, ओके, अलग अलग जगह पर टाइगर को बचाने के लिए एक डिमार्केटेड एरियाज हैं और जिसका एरिया हेक्टेयर्स एंड स्क्वायर किलोमीटर्स में है, ओके। बट लेकिन कंट्री के हिसाब से तो वो छोटा है ना, पॉकेट हो गया ना। पहले क्या था, टाइगर भरपूर मात्रा में थे पूरा कंट्री में। यहाँ जमालपुर में भी शेर मिलता था, टाइगर मिलता था, ओके। काली पहाड़ी में सुने वो एक अंग्रेजी का था 18वीं शताब्दी में। ए भैया कौन खचर खचर कर रहा है, ओके। जमालपुर में वो अंग्रेज काम करता था और रेलवे में, और उसको टाइगर आ गया उसके सामने। उसका देखे वो उसका कब्र है अभी वहां जमालपुर, उसका ग्रेव है, पोलो ग्राउंड है शायद वहां। तो टाइगर थे पहले पूरे कंट्री में हर जगह। चीता भी था, चीता तो अभी एक्सटिंक्ट हो गया, ये एशियन चीता है जो एक्सटिंक्ट, अब चीता सिर्फ अफ्रीका में। तो इस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के द्वारा इनको अभी बचाने की एकदम आवश्यकता है, नहीं तो ये चले जाएंगे। और वैसे भी जाएंगे, भले अब ये होगा कि 20 साल के बाद नहीं, 30 साल के बाद जाएगा, ओके। आया समझ में? आगे चलें? जी सर। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट वुड डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियरी इंक्लूडिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट।
तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज एंड पॉलिसी, एक तो जुडिशियल सिस्टम है, जहां पर अगर नहीं हो तो यहाँ पर दायर करेगा अपील कि ये आदमी जो ये फलना फैक्ट्री है, फलना कंपनी जो बहुत ज्यादा धुआं फेंक रहा है, पानी छोड़ रहा है वाटर बॉडी में, हमारे नदी में दूषित पानी छोड़ रहा है, जुडिशियली। और दूसरा जो है एक ट्राइब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यहाँ पर भी अपील दायर किया जा सकता है। तो ये दोनों जो है मिल करके इसको एनफोर्समेंट को कर रहे हैं। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए 1 मिनट के अंदर ये क्लास जो है खत्म हो जाएगा, फिर से आप लोग ज्वाइन करोगे दोबारा, ठीक है? हम इंट्रोडक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट अभी स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1। ओके, आप लोग दोबारा ज्वाइन करोगे, विद इन ए मिनट इट विल एंड। जूम का जो लिमिट है 40 मिनट्स का है, तो ये